मोदी की जीत को लेकर 2024 में कहां से नरेंद्र मोदी शुरुआत करने वाले हैं, जीत का आंकड़ा कहां तक जा सकता है, इसको लेकर दुनिया भर में क्या अंदाजा लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त, आपको मैं बता दूं, दक्षिण भारत में है। उनका तमिलनाडु का, केरल का और लक्षद्वीप का 2 दिन का दौरा लगा हुआ है। और मैं आपसे इस आर्टिकल की बात थोड़ी देर में करने जा रहा हूं, उससे पहले एक खबर मैं आपको बताता हूं। कल ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर यह बताया कि राम मंदिर में जो भगवान राम की प्रतिमा लगने वाली है उसका चयन कर लिया गया है। तो यह खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया टीवी पर आपने खबर देखी भी। उन्होंने लिखा, जहां राम वहां हनुमान। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटका से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये जो पोस्ट है और ये जो मूर्ति का चयन किया गया है, जैसे योगीराज जी ने बनाया है, ये कर्नाटक से आते हैं और इन्होंने श्याम वर्ण की जो ये मूर्ति बनाई है ये लगाई जाएगी राम मंदिर के अंदर। इसका चयन कर लिया गया, ये जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री का दक्षिण में होना, कर्नाटका के शिल्पकार के द्वारा निर्मित मूर्ति का राम मंदिर में लगाने के लिए चयन किया जाना और विदेशी अखबारों का यह लिखना कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीत रहे हैं, ये तय है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूरे उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में जबरदस्त लहर नरेंद्र मोदी की है, यह विदेशी अखबार गार्जियन लिख रहा है और उसमें यह लिखा गया कि इसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सवाल क्या है? सवाल केवल इतना है कि नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी होगी। मैं फिर आपको बता दूं, यह बात अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर हैं। इसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि केवल दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में कुछ चुनौती मिल सकती है। तो आइए हम जरा दक्षिण की बात करते हैं। मैंने आपको बताया तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप के वो दौरे पर है। राम मंदिर का सीधा कनेक्शन कर्नाटक से जुड़ गया है। अब आप गिन लीजिए कि कितनी सीटें होती हैं लोकसभा की। 39 सीटों वाला तमिलनाडु है, इसमें लक्षद्वीप की 1 सीट जोड़ दीजिए, 40 सीटें हो जाती हैं। 20 सीट केरल की जोड़ दीजिए, ये 60 सीटें हो जाती हैं। और इसमें आप कर्नाटक की 28 सीट भी जोड़ दीजिए तो ये 88 सीटें हो जाती हैं। अब इन 88 सीटों का पूरा गणित आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और फिर मैं बता दूं आपको कि यह गिनती 272 से शुरू होगी। 272 से इन 88 में कितना जुड़ सकता है, सवाल केवल इस बात का रह गया है। देश में भी आप देखते हैं चर्चा इस बात की होती है कि नरेंद्र मोदी की जीत 2014, 2019 से बड़ी होगी या नहीं होगी। यहां पर उनके विरोधी भी यह मानते हैं, भले ही वो कभी कहे ना सामने आकर के, कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना अब मुमकिन नहीं है। जो भी विपक्ष तैयारी कर रहा है वो 2029 की ही तैयारी कर रहा है। यह बात कहते आपको बहुत सारे विपक्ष के नेता भी मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में करीब 19,850 करोड़ रुपए से के ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आज या तो शिलान्यास करने वाले हैं या उद्घाटन करने वाले हैं। तिरुचिरापल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना कि पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के एक भावना हो और दक्षिण भारत के सारे राज्यों में बिल्कुल अलग भावना हो और उसको बिल्कुल अछूते रह जाएं। तो आइए बात करते हैं कहानी कुर्सी की। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, हर्षी स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ, समीर स्वागत है आपका भी। और राहुल महाजन जी, राहुल जी स्वागत है आपका भी। तो और टी राघवन हमारे सहयोगी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक कॉमेंट पहले राघवन से हम ले लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, इसके बारे में वो आपको बताएंगे। दक्षिण भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर एक एक जिले में जाकर खुद प्रधानमंत्री का वहां पर प्रवास हो चुका है और वो समझते हैं दक्षिण भारत की नब्ज क्या है। अब आज ये खबर आई कि कर्नाटक के शिल्पकार की मूर्ति राम मंदिर में लगने जा रही है। तो मुझे ये बताइए, क्या दक्षिण भारत भी नरेंद्र मोदी के लिए 24 की इस भावना से अछूता रह सकता है? देखिए सौरभ, अगर इस आज के दौरे को अगर हम पॉलिटिकली देखें तो एक बात समझ में आती है कि जो विपक्ष है,
जिसने साउथ वर्सेस नॉर्थ का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले नए साल का आगाज जो है प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के दौरे से किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसी समय यह खबर आना कि कर्नाटक के एक मूर्तिकार की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित होने वाली, एक बहुत बड़ा संदेश दक्षिण भारत को इस लिहाज से जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम प्रधानमंत्री के आज के तमिलनाडु के दौरे को देख लें, उससे ठीक पहले जो मुरसोली जो एक मुखपत्र है डीएमके का, उसने आलोचना की है, ये कहा है कि जो फ्लड रिलीफ है वो फंड प्रधानमंत्री ने हमें नहीं दिया गया और जो पैसा यहां से टैक्स का जाता है उसका जो हिसाब है वो राज्य सरकारों को उस तुलना में नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का तमिलनाडु में मौजूद रहना, इतनी बड़ी परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास उद्घाटन करना और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों के अगर मद्देनजर इसको देखें तो आज का जो दौरा चुना गया है तिरुचिरापल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहां पर 98-99 में बीजेपी ने चुनाव जीता था, उस जगह से प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे का आगाज किया, तो उसके कई सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। जी बिल्कुल हर्षवर्धन जी, दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नए साल के दूसरे दिन पहुंच चुके हैं। अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार एक पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, और जो अभी खबर भी बता रहे थे हमें राघवन कि वहां की जो सरकार है, डीएमके का मुखपत्र जो है, अगर वो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा है, तो राजनीति में तो कहते हैं ना कि पहले तो आपको जो है विरोधी, आपका जो प्रबल विरोधी है जिससे आप मुकाबला करना चाहते हैं, वो आपको गंभीरता से लेने लगे। तो तमिलनाडु में ये होता हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है? सौरभ जी, सबसे पहले मैं आज शुरुआत करता हूं, आमतौर पर हम लोग थोड़ा ये कम करते हैं, और दुष्यंत कुमार मशहूर शायर, मशहूर कवि हुए, और इसका इस्तेमाल अधिकतर सत्ता के खिलाफ या लड़ने के खिलाफ या विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन में किया जाता है। और उसकी दो लाइनें हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदी पट्टी से निकलकर संपूर्ण भारत की पार्टी बनना कुछ इसी तरह का आसमान में सुराख करने जैसा था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण भी आसमान में सुराख करने जैसा ही था। कल्पना नहीं थी किसी को। हर कोई ये कहता था कि ये कुछ लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए झंडा लेकर निकल जाते हैं, कुछ संघी घूम रहे हैं, कुछ ये विहिप बजरंग दल वाले हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, कहीं इनको कोई पूछने वाला है नहीं। और जब कल्याण सिंह जी की सरकार के साथ 4 राज्यों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्त हुई, लौट कर नहीं आई, तो तय मान लिया गया कि न तो भारतीय जनता पार्टी को आना है, न राम मंदिर को आना है। और उस वक्त लोग बहुत, जिसको कहते हैं ना कि छाती ठोक कर कहते थे कि अरे यहां तो क्यों नहीं सुलभ शौचालय बन जाता, यहां विश्वविद्यालय बना देंगे, यहां जरूरत क्या है, अरे भाई दे दो ना, क्यों लड़ रहे हो मुसलमानों से, बाबरी उनकी बनी हुई थी, क्यों कर रहे हो। आज आप ये परिदृश्य देखिए कि जब पत्थर तबीयत से उछला तो लोग कह रहे हैं राम निर्माण मंदिर हो रहा है राम के, तो भाजपा कौन है ठेकेदारी लेने वाली, हमें वो न्योता देंगे क्या। उनकी यह हैसियत हो गई कि राम मंदिर के निर्माण में हमें वो निमंत्रण देंगे। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक ने की थी, प्रचारक ने की थी, जहां से जब राहुल गांधी को भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी तो लगा कि विवेकानंद केंद्र से शुरू कर दे तो शायद देश में एक संदेश जाएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते उस चरित्र के लिहाज से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की इसके पहले 2014 के बाद हमने वहां एक कार्यक्रम देखा था, लगा कि बदल रहा है, नहीं बदल पाया। केरल में हमने देखा ई श्रीधरन को भेजकर उन्होंने सारी कोशिश की, उस तरह से नहीं परिणाम मिला। कर्नाटक में उन्होंने 28 में से 25 और अभी तो +1 26 सीटें जीत ली। तेलंगाना में मत प्रतिशत दोगुना कर लिया। तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर जेल में जाते हैं। और अन्नामलाई के बयान पर प्रतिक्रिया को छोड़िए, जो गिरफ्तारी होती है वो भाजपा के नेताओं की होती है कि ये देखिए ये तो हमारे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वो शून्य होते तो जो आपने कहा पहली शुरुआत होती है, आप विरोध करना शुरू करते हैं, नोटिस करते हैं, नोटिस विरोध से आगे का मसला हो गया। उनको डर लगने लगा है कि अब तो ये पार्टी दक्षिण भारत में पांव जमा रही है। अब दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है, ना हम ये मानते हैं, ना बीजेपी भी ये मानती होगी कि दक्षिण भारत की चुनौती उसके लिए बहुत आसान है, बहुत कठिन काम है दक्षिण भारत के अंदर अपना खाता खोलना भी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की निगाहें वही हैं जहां पर चुनौती बहुत कठिन है और इसीलिए गुंजाइश बड़ी है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर सिंगोल लगा है ना, उसको लेकर के भी बड़ी राजनीति हुई थी जब नई संसद का भवन बना था। तो उन्होंने वो सिंगोल और काशी तमिल संगमम, ये जो कार्यक्रम वो जगह जगह पर करवाते रहते हैं, उसको लेकर अभी एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया है। देखते हैं साहब। तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है। जब से ये अभियान शुरू हुए हैं तब से पूरे देश में तमिल भाषा, तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है। तो यह बात सही है कि दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, दशकों से प्रयास कर रही है, उसमें अब अचानक बहुत तेजी आई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सोचा है कि क्यों दक्षिण भारत की पार्टी नहीं कही जाती भारतीय जनता पार्टी। आप जैसे जानते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चट्टान हो, सख्त चट्टान होती है, उस पर भी अगर बूंद 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 पानी जो है बहुत अरसे तक गिरता रहे तो उसके अंदर भी सुराख हो जाता है। तो आप जरा प्रयास देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के, खासतौर पर तमिलनाडु को लेकर के। चीन के राष्ट्रपति आए थे भारत के दौरे पर, तो महाबलीपुरम उनको ले जाया गया था। तमिल संगमम के कार्यक्रम जो है काशी से लेकर के तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। कहीं भी विदेश में जाते हैं तो वो तमिलनाडु की संस्कृति का जिक्र करते हैं, तमिलनाडु के पुराने कवि का जिक्र करते हैं, संतों का जिक्र करते हैं, उनकी कई बातें उद्धृत करते हैं लगातार। और अब तमिलनाडु को आपने देखा कि वहां पर एक नया प्रदेश अध्यक्ष दिया जो कि वहां पर लगातार पदयात्रा निकाल रहे हैं। और राहुल जी, तो तमिलनाडु जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिलना, क्या आप अब अभी भी बहुत दूर की कौड़ी मानते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, मैं ये मानता हूं कि तमिलनाडु में इनरोड्स जो हैं वो बीजेपी जो है वो जल्द ही, शायद ये 2024 के जो चुनाव हैं उनमें ही इनरोड्स दिखने लगेगा। वहाँ पर अन्नामलाई का जिस तरह से काम है, उन्होंने जिस तरह से ग्राउंड पे काम किया है, वो आपको दिखाई देता है। इसी कारण देखिए, इसके संकेत बहुत सारे मिलते हैं। जब कोई पार्टी जो है वो कहीं किसी इलाके में जो है वो बढ़ने लगती है तो उसके संकेत मिलने लगते हैं। जैसे अगर हम अभी तो हम तमिलनाडु की बात करें, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस जिस तरह से नीचे जा रहा है वो एक संकेत है कि बीजेपी और वहां पर आने वाला संघर्ष जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है। तो ये संकेत मिलते हैं, चाहे वो 2024 में ना हो, थोड़ा आगे हो, लेकिन इसी तरह का संघर्ष वहां पे मिलेगा। 2024 में भी तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन आपको बीजेपी का देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जिस तरह के बयान वहां से वहां के नेताओं के आते हैं उत्तर भारत को लेकर, बाकी सब चीज़ों को लेकर, वो इसीलिए है कि वो कहीं ना कहीं जो है साउथ और नॉर्थ के डिवाइड करना चाहते हैं और उसका बड़ा लार्जर जो गोल है वो बीजेपी की तरफ है। अगर हम दूसरी तरह से भी माने, देखिए आरएसएस ने अभी एक आंदोलन शुरू किया था, वो है कनेक्टिंग या ब्रिजिंग साउथ करके। अब वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि कुछ वहाँ पर तत्व जो है केरल और तमिलनाडु में, वो जो है कटिंग साउथ करके एक कैंपेन जो है वो चला रहे थे। तो उसके एवज में आरएसएस ने इस तरह का एक कैंपेन जो है वो ब्रिजिंग साउथ करके शुरू किया। उसका पूरा कारण भी यही था कि किसी तरह से वहाँ पर जो हिंदू बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी जो है उसका इनरोड्स बने। और दूसरा ये सही भी है क्योंकि एक पैन इंडिया पार्टी जो है, बीजेपी वैसे भी एक पैन इंडिया पार्टी, मुझे बहुत पुराना याद है 2004 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने जो है कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की थी और वहाँ से वो आगे बढ़े थे। तो मुझे लगता है एक सस्टेन अफेयर है। केरल में अगर आप जिस तरह का संगठन देखते हैं आरएसएस का और बीजेपी का, वो भी एक सुदृढ़ संगठन है और वहाँ पर भी बीजेपी को लगता है कि वहाँ पर उनके लिए
जो धरातल है वो तैयार है और उसमें वो कोशिश करेंगे कि केरल में भी उनको सफलता मिले। देखिए, वोट सीट की इससे पहले की बात है कि आप जनता के बीच में अपनी एक स्वीकार्यता बनाते हैं। जैसे मुझे याद है जब हम केरल का एक बार एक ओपिनियन पोल डिस्कस कर रहे थे, माफ कीजिएगा तेलंगाना का, तो वहां से एक विश्लेषक बड़े सीनियर हमारे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यहां बहुत से लोगों में अभी भी एक ऐसा सेंटिमेंट है कि बाहर की पार्टी है। तो जब उसको तोड़ा बीजेपी ने भी तेलंगाना के चुनाव में, तो यही काम उनको तेलंगाना, कर्नाटक में, माफ कीजिएगा, केरल में और तमिलनाडु में करना पड़ेगा। ये लोग माने कि नहीं, ये लोग बाहर के नहीं है, ये हमारे बीच के ही हैं। आप जन स्वीकार्यता बढ़ाएं, वो फिर वोट में तब्दील होता है और फिर वो कभी जाकर सीट में तब्दील होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर के निर्माण के ही मामले में आप देखिए, आपने खुद बताया कर्नाटक से शिला है जिसके जरिए राम लला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि हैदराबाद की एक कंपनी ने उसके जो लकड़ी के दरवाजे हैं जो राम मंदिर के, वो बनाए। नहीं, अब ये तो जो खबर ये आई, सारे कर्नाटक के शिल्पकार की मूर्ति रामलला के मंदिर में लगने जा रही है, तो पूरे भारत के अंदर, उत्तर भारत की चलिए हम कह लेते हैं बात, अगर राम मंदिर को लेकर के ऐसा सेंटिमेंट है जिसे आप लेयर वेव कहते हैं, बिल्कुल एक इमोशनल करंट दौड़ रहा है सब जगह पर, तो क्या उससे दक्षिण अछूता रहेगा? कैसे रहेगा भाई? हनुमान जी के प्रदेश कर्नाटक की मूर्ति लगने जा रही है। भगवान राम ने जो श्रीलंका पर जो युद्ध किया तो वो तो साउथ से ही पूरा गया, तो कैसे हम मान सकते हैं कि भगवान राम का वहां पे कोई असर नहीं होगा? लोग वहां नहीं मानते होंगे, बिल्कुल मानते हैं। और मैं ये जानता हूं कि जितना सेंटिमेंट जो उत्तर भारत में आपको रिलीजियस दिखाई देता है हिंदू धर्म के प्रति, उससे कहीं ज्यादा आप साउथ में ये सेंटिमेंट देख सकते हैं, जहां पे और ज़्यादा जो परंपरा है अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की, अपने मंत्रों को पढ़ने की, अपने संस्कृत के प्रति जो प्रेम है साउथ में, वो भी आपको बहुत धार्मिक लोग तमिलनाडु के माने जाते हैं, लेकिन वहां पर जो रूल करती है आइडियोलॉजी, वो एथीस्ट आइडियोलॉजी जो द्रविड़ आंदोलन की है, वो वहां पर रूल करती है। वहां पर भी क्या आपको लगता है राम मंदिर का जो भाव है वो पहुंच गया? देखिए, राम मंदिर का भाव तो वहाँ पहुंचेगा। इसके पहले मैं आपको 2019 के चुनाव की बात की एक घटना बताता हूँ। 2019 के चुनाव के जब परिणाम आए लोकसभा के, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में एक सीट मिली थी। तो अमित शाह ने जब दक्षिण की बैठक बुलाई थी, तो अमित शाह ने तमिलनाडु के नेताओं से पूछा कि भाई जब 2014 में हम एक सीट जीत चुके थे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि 2019 के चुनाव में हम वो सीट भी गंवा चुके और हमारा वोट परसेंट 5.5 से घट के 2.5% पर आ गया, तो ये क्यों हुआ है? तो वो दक्षिण के नेताओं ने अमित शाह को बताया कि तमिलनाडु के अंदर जो संगठन में बेसिकली उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो लड़ाई है, उसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण का कोई बड़ा नेता नहीं है। आपको स्थानीय लेवल के कोई बड़े चेहरों को लाना होगा। उसके बाद अमित शाह ने मलाई, जिसको तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया, उन्हें पार्टी में लेकर आए और वो बेसिकली वेल्लारा थेंगुर जाति से आते, जिस जाति से पलानी स्वामी आते, वो एक बड़ी तमिलनाडु की जाति के समीकरण है, उन्हें उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जिस हिसाब से अन्नामलाई अपनी जाति के अंदर काम कर रहे हैं, उसका वोट परसेंट 14 से 15% बैठता है तमिलनाडु के अंदर। इस समय स्थिति ऐसी बन रही है कि वो बड़ा वोट बैंक जो एआईडीएमके के साथ था, वो भारतीय जनता पार्टी के पास अन्नामलाई के कारण शिफ्ट होने की संभावना है। और यही कारण रहा कि एआईडीएमके ने यह कहा कि आप अन्नामलाई जो लगातार हमारे नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, आक्रामक अभियान चला रहे हैं, आप उन्हें अध्यक्ष पद से हटाओ या हम गठबंधन तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एआईडीएम के साथ गठबंधन तोड़ना स्वीकार किया, लेकिन अपने अध्यक्ष को नहीं हटाया। और अन्नामलाई से अमित शाह ने कहा कि आप थम्बी हो, थम्बी मतलब छोटा भाई, आप मेरे थम्बी हो, आपको तमिलनाडु देखना। तो मुझे लगा तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जिस हिसाब से काम कर रही है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जम चुकी है। कर्नाटक तो बहुत अच्छा मजबूत है, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ध्यान 3 राज्यों पर बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर उन्होंने केरल को टारगेट किया है, आंध्र प्रदेश को किया है, तमिलनाडु को किया है। इन तीनों राज्यों में पहली प्रायोरिटी उनकी इस समय तमिलनाडु है, जहां उन्हें लग रहा है कि वो वोट परसेंट 7 से 8% वोट ला सकते हैं। क्योंकि 2021 का जो विधानसभा तमिलनाडु का हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर विधानसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हम 20 सीटों पर लड़कर 4 विधानसभा की सीटें जीत सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी हम यहाँ पर 3 से 4 सीटें जीतने की ताकत बढ़ा सकते हैं। और उसी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में काम कर रही है इस चुनाव में। 3 से 4 सीटें हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीते भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर विधानसभा में हमें 20 सीटों पर लड़के अगर 4 सीटें हम जीत सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जमीनी स्तर में मजबूत हो रहे हैं, तो हमें लोकसभा चुनाव के अंदर भी, हालांकि उस समय एआईडीएम के साथ गठबंधन था, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि तमिलनाडु में 2014 की हारी हुई सीट के अलावा
3 सीटें हम जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर फोकस करके चल रही है तमिलनाडु में। तो मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को इस बार कम से कम 2 या 3 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। देखिए, आप इन सारी सीटों का अगर एक बार एक छोटा सा मैथ कर लेंगे, गणित कर लेंगे, तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे राज्यों के अंदर ये कुल मिलाकर के 140 के करीब सीटें बनती हैं। इन 140 में से भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल क्या है? 26 सीट जो है वो कर्नाटक की है, 4 सीट तेलंगाना की, 30 सीट। तो 140 में 30 सीट पूरे दक्षिण भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूं, पूरे पेनिनसुला के अंदर ये 30 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जाहिर है कि वो तो शुरुआत बीजेपी यहीं से करेगी कि भाई ये 30 सीट तो हमको अपने लिए ये सीट तो लानी है दोबारा। यहां से बताएं हम आगे कहां बढ़ सकते हैं, जिसमें अभी समीर जी ने कहा कि 3 से 4 सीटें तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के पकड़ के चल रहे हैं, कोशिश कर तेलंगाना में 7 से 8 सीटें पकड़ के चल रहे हैं, 3-4 सीटें मतलब तेलंगाना में बढ़ाने के चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 1 से कम है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, फिर भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट इस 30 को 40 करने की गुंजाइश है बस। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें से गुंजाइश करेगी। और वैसे भी अगर आप देखोगे दक्षिण की सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी दल के पास इतनी सीटें नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी तो इन 140 में से 40 बीजेपी के लिए राघवन मुमकिन मानते हैं आप? जी देखिए, बहुत मुश्किल चुनौती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है। सौरभ, जहां तक आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे, हमारे एक गेस्ट ने अन्नामलाई का भी जिक्र किया। जिस रीज़न से वो आते हैं, वाकई में वहाँ पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा फोकस है। जो जिसे कोंगू नाडु कहा जाता है, जो वेस्टर्न तमिलनाडु का इलाका है, ईरोड डिस्ट्रिक्ट, ईरोड, तिरुपुर, उसके बाद आप जाएं तो साउथ की तरफ बढ़ते हुए कोयम्बटूर, पोल्लाची, ये एक इलाके हैं जहाँ पर जो येन मक्कल यात्रा, जो मेरी माटी मेरे लोग यात्रा जो अन्नामलाई निकाल रहे हैं, उसका ज़बरदस्त रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। इस इलाके में जो ईरोड जो इलाका है, वहाँ से एडप्पाडी पळनिस्वामी भी आते हैं, जो AIDMK के फिलहाल नेता हैं। जिस तरह से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो फोकस ऑपोजिशन का है वो वाकई में जयललिता के निधन के बाद बदल गया है। अब जो रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले जो नंबर पर अगर ऑपोजिशन की बात कर लें तो वो बीजेपी वहां पर नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्नामलाई ने वो परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि अगर DMK को कोई पार्टी तमिलनाडु में चुनौती दे सकती है तो वो बीजेपी है। यही वजह है कि उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जिस गाउंडर कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही कहा कि 14-15% उनका वोट शेयर है, लेकिन उसी कम्युनिटी से एडप्पाडी पळनिस्वामी भी बिलोंग करते हैं। और इस बार ये बहुत साफ लग रहा है कि AIDMK जो है वो बीजेपी के साथ में नहीं है। 2014 में हमने देखा था कि AIDMK साथ में नहीं थी, लेकिन उस वक्त DMDK, MDMK, PMK ऐसी जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, उनके साथ में बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और कन्याकुमारी से पोन राधाकृष्णन जो है एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। खाता खुला था लोकसभा में तमिलनाडु में। इस बार मेरी जो जानकारी है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर तमिलनाडु में बीजेपी फोकस कर रही है। और उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 सीटों पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन जीत के लिए अभी बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी वही बात कह रहे हैं जो समीर जी ने बताई, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 140 में 30 फिलहाल भाजपा के पास है, 30 का 40 करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं आप या मुमकिन? देखिए, मुझे भी लगता है कि 30 से 40 करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। केरल और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पर करने पर भी शायद पत्थर नहीं टूटेगा, अभी समय लगने वाला। लेकिन तमिलनाडु को आप समझिए, तमिलनाडु में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। एक बार अगर, और जब मैं कह रहा हूं एक बार, तो जरा उसको ध्यान से सोचिए कि जो आपने अभी कहा कि वहां तो द्रविडियन पॉलिटिक्स हावी है, तो आपने कहा कि एथीस्ट लोग हावी हैं। एक तरह से यह भी समझा जाता है कि जो लोग हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता, भगवान, उन सब के खिलाफ, वो कौन थे? वही पेरियार की बात की जाती है जो रामास्वामी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का एक बयान वहां बहुत चर्चा में है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आई, यानी पहली बात तो अन्नामलाई आज इस स्थिति में है कि वो कॉन्फिडेंस से करेगा हमारी सरकार आई, जो कि अभी बहुत दूर की कौड़ी है। तो जितने पेरियार की मूर्तियां हैं उन सबको हम हटा देंगे। तमिलनाडु में यह कहने का साहस आज से 10 साल 5 साल पहले किसी नेता का था ही नहीं, वो राजनीति कर ही नहीं सकता था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति दलित और पिछड़ी जातियां, जिनमें से एक से खुद अन्नामलाई आते हैं, उस पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से नेताओं को गवर्नर बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। अन्नामलाई को जिस तरह का महत्व दिया जा रहा है, और अन्नामलाई बार बार कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत, ये सनातन की भूमि है,
जिस तमिल संस्कृति की बात करते हैं वो सनातन की ही बुनियाद पर आगे बढ़ा है। तो ये कहने का साहस अगर वो कर रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये बदलाव होगा, अभी कन्याकुमारी भी जीत पाएंगे या नहीं, या 2-4 सीटें जीत, लेकिन जिस दिन ये बदलाव होगा, त्रिपुरा जैसा बदलाव तमिलनाडु में होगा। कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां से जो संकेत आ रहे हैं और जिस तरह से लोग प्रतिक्रिया देते हैं, हम जैसे लोगों को भी जो प्रतिक्रिया आती है, लोग जो बताते हैं बदलाव होगा, तो शायद वो अकल्पनीय होगा, आश्चर्यजनक होगा। हमने बीजेपी नरेंद्र मोदी की जो सबसे कठिन चुनौती है दक्षिण भारत की, उसके बारे में अभी चर्चा की। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब जो दूसरा खेमा है इंडिया अलायंस का, उसकी भी कुछ चर्चा हम लोग साथ साथ करते चलें, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग राज्यों से तमाम खबरें आ रही हैं। और जो बात पहले हम मीडिया कहता था तो इंडिया अलायंस के नेता नाराज हो जाया करते थे, वो बात अब सच होती दिखाई दे रही है। हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और वहां की जो डोमिनेंट रीजनल पार्टी है, उनके बीच में मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। और सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी होने की वजह से के नाते उसको जो बर्ताव करना चाहिए वो नहीं कर रही है। यही हाल महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है, यही बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है, यही बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है, यही दिल्ली और पंजाब के अंदर दिखाई दे रहा है। तो एक एक राज्य की बात हम आपके साथ करते चलेंगे और वहां पर कितनी सीटों को लेकर के इस वक्त कश्मकश जारी है बिल्कुल संगठनों के सहयोगियों के बीच में, और क्या वाकई ये सीट शेयरिंग जैसी चीज कोई मुमकिन भी है इंडिया अलायंस में, इसकी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कहानी।